हेलो वेलकम फ्रेंड्स इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो अगली कॉमिक्स हैं खूनी जंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफ़र कर रही हैं। सर, सबसे आगे वाली में नागराज सफ़र कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाले नागराज। यस सर, ख़त्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को चार गार्ड ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत ना करना। विमान में सफ़र कर रहे यात्री स्तंभ रह गए। स्टैंड गन के साए में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले आए। जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने ये सब कुछ किया तो गोली बारी में कई निर्दोष की जान जा सकती है। इससे अच्छा तो कूद कर बाहर कूद जाता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ। और नागराज बाहर कूद गया। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? एकाएक नागराज की कलाइयों से नागराज से निकली, अरे ये नागरंद और नाग बाप कहाँ चले? फिर हवा में ही नाग आपस में गुथने लगे। देखते ही देखते एक पैरासूट का रूप धारण कर लिया नागों ने। ओह नागानंद, नागनाथ, तुमने नागराज को ही नहीं मानवता की रक्षा की है। पैरासूट नागराज के लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा। उसने नागराज की फ़ोटो खींच ली। अरे ये कैसा पैराशूट है? नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। क्लिक। सभी नाग वापिस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से ही पुकार कर स्तंभ कर दिया। उसके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। है चलो, मेरे ख्याल से इस भीड़ को देखते ही हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं बातें होंगी। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ चलने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले गई। अभी यहाँ कैफी और क्रो का गैम्बलिंग फाइट होने वाली है और उसी को कवर करने आई हूँ। गैम्बलिंग फाइट? कैफी? इसी से मिलने में यूरोप में आया हूँ। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? नागराज, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी कहानी मुझे भेजी, जिससे तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटनाएं सुना दी। ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं। दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफी और ग्रोगो रिंग में उतर चुके थे। कैफी कैफी कैफी। लगता है कैफी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं। कैफी। फाइट शुरू हो गई। लड़ तो बच्चों की तरह रहा है, देखना जीतेगा वही। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफी जीत गया, पर ख़त्म हुई। कैफी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना कैफी ही जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। दोनों एरिना से बाहर आ गए। मुझे कैफी से मिलना है टीना। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफी की ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। हेलो कैफी, मैं नागराज हूँ, मुबारक हो। हेलो, थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। यह ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या पूरे विश्व में नहीं? फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो तो आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाएं। मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी करके ज़मीन पर खड़ा हो गया और नागराज ने पलक झपकते ही पैतरा बदल कर फ्लाइंग किक कैफी की कमर पर दे मारी। कैफी दरवाज़ा तोड़ता हुआ बरामदे में जा गिरा। कैफी उठकर अंदर आया। वाह, मानना पड़ेगा डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम सोलो फाइट अरेंज कर रहे हो?
हाँ भाई, पेरिस के सूरवीर का कैफ़ी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन, नागराज, मेरी बात डिसलवा से हो रही है। शनिवार को मेल्टफोर्ड से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफ़ी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफ़ी से विदा लेकर टीना के मिलने वर्ल्ड टूर टुडे पहुंचा। 30 फैंस मिस्टर नागराज, हाय। नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। ओह, आप नागराज हैं ना? मिस टीना ने 9th फ्लोर रूम नंबर 9 पर फ्लोर पर बैठती हैं। नागराज परेशान सा एक्सप्रेशन लिफ्ट से बाहर निकला। 9th फ्लोर? यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। सर, कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या? लिफ्ट में निकलकर वह रूम नंबर 904 में के सामने रुका। क्या हो गया है आज? जो मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धोला। अजीब खामोशी है यहाँ। नागराज, नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे से नागराज का स्वागत हुआ। तालियां। वेलकम टू नागराज सुपर वर्ल्ड टुडे। हाल में नागराज के स्वागत करता प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हावर्ड। हेलो। हेलो। टेली प्लेनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स। हेलो। प्रोप चीफ रिपोर्टर मिस्टर कैल्सन। हेलो। हेलो। और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं को सवालों के जवाब देने लगे। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुँचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हो? नागराज, बुलडॉग शोगो और विलियम्स के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मैं सबका जवाब बारी बारी देता हूँ। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना बताई। मैं यहाँ मानवता के और यूरोप के वासियों की भलाई के लिए आया हूँ और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मोस्ट कार्लो मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में कोई और भी है आपका लक्ष्य है? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। में कार्य प्राणी अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज को छोड़कर बोला। देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आपने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात समाप्त होते ही हॉल में तालियां गड़गड़ा उठी। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकले और देखते देखते सबसे तालियां बजाते लिपट गए। कुछ ही देर बाद बहस है। बचाओ नागराज, नहीं सांप, कृपया इससे डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसकी कलाइयों में समा गए। सांपों के वापस आ जाने के बाद लोगों की जान में जान आई। ओह, जान बच गई। मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। नागराज, कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर एक नाग रस्सी छूटी और छत पर लगे फानूस पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हाल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ, वाह, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, सामने की दीवार पर चिपक गया। फिर उसने नागरस्सी को वापस खींच ली, छूमंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वापस स्टेज पर उतर गया। नागराज, आप से करवत कैसे करते हो? ये मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं उसी प्रकार मैं दीवारों पर रेंग सकता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आज पेरिस में जिससे भी मिल रहा हूँ मुझे पहले से ही जानता है। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब तुम्हें आज के अखबार देगा। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी कि लोगों ने उसे पहचान रहे हैं और तुम्हारा मुझसे यह मिलने का वादा था, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ओह, अब समझ में आया। ओ नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से ही हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं और कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देंगे। टीना, परसों ही फ्लाइट में तुम जरूर आना। ओ नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है।
कुछ देर बाद, चलो नागराज अब घर चलें, चलो। रविवार की शाम बहुत गर्म थी, मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था। जहां उपस्थित भीड़ अपने ही हीरो सोलो के इंतजार में नए लगा के बैठी थी, वहीं यदा कदा नागराज का नाम भी 2-4 बार लोगों की जुबान पर था। नागराज, नागराज, सोलो। कुछ क्षणों उपरांत नागराज की एरिना में दाखिल हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों को शोर हिलाकर रख दिया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। तड़ 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 सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने अपने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का 1 घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। इसे तो 2 मिनट में धूल चटा दूंगा, पता नहीं किस स्टाइल से लड़ता है ये। कुछ क्षण बाद नागराज भयंकर सोलो का भयानक गति से, एक टक्कर ही काफ़ी है। इससे पहले सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया। बार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया। ओह, फुर्ती है इसमें, दाव पे इससे काम लेना होगा। सोलो ने एक भयंकर छलांग भरी और नागराज नहीं बच पाया। तड़ाक, फलस्वरूप वह दूर जाकर गिर पड़ा। सोलो ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उससे झपटकर उसे उठाया और फिर से सिर पर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सारा माहौल सोलो के नारों से गूंज उठा। इस बीच पिटता रहा तो ये मुझे मरवा देगा, हाय मेरा 10 लाख रुपया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज का एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्लंककारी किक से तूफान से उभरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। बेदस नागराज की फरियाद सुनी गई। स्टॉप। घंटे की आवाज़ के साथ पहला राउंड खत्म हुआ। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे, लग गया मुझे चूना 10 लाख का। अगर राउंड 2 नहीं जीत सकता, ये चाकूबाजी में माहिर है। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डरा दो। टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ ही क्षणों उपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत। घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। ये लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी ने इशारा करते ही सोलो को पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसको यह बार अपने ही हाथ पर रोक लिया और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। सोलो दर्द से दोहरा उठा। अगले ही क्षण नागराज की लात दोबारा घूमी। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया। नागराज के खेमे में हलचल मच गई। बेवकूफ़ ने चाकू भी छोड़ दिया, वरना अभी तक खेल खत्म हो चुका था। आज किस्मत ही खराब है। नागराज, नागराज। इसी बीच सेलो ने अपनी टांग पीछे की तरफ निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहल सोलो ने की। उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। दर्शकों में सन्नाटा छा गया, लेकिन जब चाकू बाहर आया सब भौचक्के रह गए। घाव न था और न ही खून। ओह, इसका चाकू तो जहर से बुझा है। यह तो धोखेबाजी है। हाय। और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को बखूबी आता है। तो उसने सोलो को पांव जमीन पर उखाड़ दिए और दांत पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत खेलों को बाल पकड़ उठाया, उसे रिंग की फेंसिंग पर लेटा दिया। नागराज, नागराज। और नागराज ने उसके दोनों हाथ पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा, फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत दर्शकों के सामने साथ में लेट हुआ। विजयी नागराज ने लोगों के कंधों पर उठा लिया। नागराज, नागराज, और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। बोलो,
तुम मेरे लिए लड़ोगे, तुम्हें मोटा वेतन मिलेगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसल्वा, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फ़ाइट लड़ सकता हूँ। कोई पैसा नहीं लूँगा, शर्त एक ही होगी। वह क्या? सीमैन। तुम सीमैन के पार्टनर रह चुके हो, मुझे उसके अड्डे पर चलना है। तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमैन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। बहुत अच्छी तरह से। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है वो। पूरे मोंट कार्लो पर राज करता है और भी बहुत कुछ। नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं नागराज। तो ठीक है मोंट कार्लो, अब मैं तुम्हारी नई कैफ़ी का धंधा चलेगा और उसके मारा ही दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगी कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू इस्तेमाल करते हैं। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं करते डिसल्वा। बहुत देर सोचने के बाद डिसल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊँगा। ठीक है। रात को नागराज जब टीना से मिला, टीना, मैं कल सुबह ही डिसल्वा के साथ मोंट कार्लो जा रहा हूँ। वहाँ रहोगे कहाँ? होटल लवेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। अपना ख्याल रखना नागराज। अगले दिन नागराज ने टीना से अलविदा ली। बाय नागराज, बाय टीना। और डिसल्वा के साथ मोंटे कार्लो के विमान पर सवार हो गया। लीजिए सर, आपके लिए दूध। धन्यवाद। शीघ्र ही विमान मोंटे कार्लो एक्सप्रेस पर उतरा। नागराज और डिसल्वा होटल पे जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। नागराज, आगे लो कार, जा रही यहाँ से। एक मिनट रुको। तभी डिसल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। नागराज, ये बम विस्फोट बारूदी सुरंग का था और नीचे ही सीमैन का कराया हुआ था और मोड़कर दूसरी तरफ डाल दी। हाँ, मुझे पता लगा कि वह बारूदी सुरंग का विशेषज्ञ है और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ ही देर बाद टैक्सी होटल लावेला के बाहर रुकी। नागराज, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसल्वा एक और बढ़ गया। मोंट कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रोंदता हुआ मोंट कार्लो तूफान हंटर अपनी स्लेंडर मोटरसाइकिल पर उड़ चला। बच्चों, हाफ्टर आ रहा है। उसकी मोटरसाइकिल की हॉर्न की विशेष आवाज़ से गाड़ियां उसे यूं रास्ता दे रही थी। तूफान की तेजी से वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ गया कि अचानक हंटर ने ब्रेक लगाई, किंतु बाइक कारों से टकरा ही गई। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर कार के पास पहुंचा। बचाओ बचाओ! अब पुल में नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी उसी प्रकार नदी में समा गई। मच्छर हंटर के रास्ते में कहाँ से आ जाते हैं। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे बढ़ चला। इधर होटल लवेला में नागराज काफ़ी शौक में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त में होटल को घेरा। हंटर होटल के शीशे तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। बता नागराज कहाँ है? नागराज यहाँ। होटल के रिसेप्शन पे उठा। ओह! कॉफ़ी शॉप के शीशे को दरवाजे पर दे मारा और तेजी से अंदर आ गया। नागराज, तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा न होते देख हंटर ने क्रोध से चिंगाड़ा। मैं पूछता हूँ कौन है नागराज? जल्दी सामने आ जा, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देखकर वह आगे बढ़ा। बोल बे, क्या है तू नागराज? क्यों बे, तुम में से है कोई? ओह! दोनों ने अपनी सुर्ख से धार गए। इससे पहले कि हंटर चौथे व्यक्ति की ओर बढ़ता, ठहरो। वह नागराज की तरफ घूमा। जिसकी तुम्हें तलाश है वह मैं हूँ नागराज। इस बीच नाग हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में पहुंच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई। अगले ही पल नागराज ने संभल कर हंटर पर अपने ताकतवर घूंसे को बरसानी शुरू कर दिया। हाय, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। हा 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 हा। किंतु नागराज के पैरों पे उसके फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर न हुआ। ओह मेरा हाथ! तभी हफ्टर का हाथ घूमा और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ रिसेप्शन काउंटर पर पास जा गिरा। हफ्टर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर नागराज को कोई चोट पहुंचाता, नागरस्सी ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे से शरीर छूटने लगा
और अगले ही क्षण में नागराज के अजीवित नागों को पकड़ से आज़ाद हो गया। ओह, मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर बच गया। उसने पास रखा टीवी उठाया, उछालकर जाते हुए हंटर की तरफ सिर पे दे मारा। और जब हंटर ने टीवी पर सिर पे निकाला, कहाँ गया कायर? नागराज वहाँ कहीं नहीं था। क्या नागराज हंटर से डरकर भाग खड़ा हुआ? सीमेन कौन था? क्या नागराज और सीमेन का टकराव होगा? नागराज को हवाई जहाज से मौत के मुंह से गिराने वाला कौन था? जानने के लिए पढ़ें प्रियंका